नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल ABS स्टडी शो पर स्वागत है। दोस्तों, इस श्रृंखला में हम राजनीति शास्त्र को देख रहे हैं। घटना चक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो प्रकाशित होती है, जिसमें TGT, PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर और TRE बिहार के जो अब तक हुए हैं 1, 2, 3 उनके प्रश्नों का संकलन दिया हुआ है, और जिसमें हम पिछले वीडियो में प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 50 तक देख चुके हैं। आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, देख सकते हैं हमारे चैनल पे। और इसके बाद अब हम आज क्वेश्चन नंबर 51 से आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे, और ये जो सेगमेंट चल रहा है यह है राजनीतिक सिद्धांत। तो चलिए साथियों, देर न करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आप सबके सामने पहला सवाल है कि यह कथन किसका है कि बिना भूभाग के किसी राज्य का अस्तित्व रह सकता है। मतलब पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा विचारक है। पहले हम विचारकों के नाम आप सबके सामने रख दे रहे हैं, गार्नर, मैकाइवर सीले और बिलोवी। दे रहा है कि इनमें से कौन से ऐसे विचारक हैं या कौन सा विचारक है जो राज्य के आवश्यक तत्व के अंतर्गत भूभाग को नहीं मानता है। तो इनमें से साथियों 4 लोग हैं जिनका कल हमने आप लोगों को नाम बताया था। डुगवी, सीले, हॉल और बिलोवी ये जो है कि भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते, मतलब निश्चित भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। तो इनमें से दिए हुए विकल्पों में सीले और बिलोवी दोनों हो जाएंगे, लेकिन अगर सीले दिए रहेंगे तो सबसे पहली प्राथमिकता सीले को ही दी जाएगी। इसलिए साथियों इसका सही जवाब जो है कि वह ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया है कि निम्नलिखित विचारकों में से कौन भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता है। प्लेटो, लॉक, माओ त्से-तुंग, सीले। तो इसका भी साथियों विकल्प डी सही हो जाएगा, सीले। और व्याख्या जो है कि पहले की जो हमने बता रखा है। निम्नलिखित में से कौन निश्चित भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता है। गेटल, गिलक्राइस्ट, जॉन सीले, गार्नर। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा सीले। अब देखिए, भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता है हॉल, स्पेंसर, मैकाइवर, डुगबी। तो इसमें साथियों हॉल भी हैं और डुगबी भी हैं। ये दोनों लोग जो है कि राज्य को आवश्यक तत्व नहीं मानते, इसलिए इसका विकल्प ए और डी दोनों होना चाहिए। तो देखते हैं क्या, हाँ देखिए ए और डी इसका दोनों है। देखिए, राज्य के 4 प्रमुख आवश्यक तत्व कौन कौन होते हैं। जनसंख्या, सरकार, निश्चित भूभाग, संप्रभुता है। लेकिन कुछ विद्वान जैसे सीले, डुगबी अथवा डिगविट तथा हॉल आदि ने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। विकल्प में हॉल एवं डिगविट दोनों होने से विकल्प ए और डी जो है कि दोनों सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 55 है साथियों कि निम्नलिखित में से किसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, विलोबी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विलोबी। देखिए अब आगे पूछा है कि निम्न में से कौन अरस्तु के अनुसार क्रांति का कारण नहीं है। पूछ रहा है कि अरस्तु किस चीज़ को क्रांति का कारण नहीं मानते हैं। सार्वजनिक नेताओं का असैद्धांतिक चरित्र, जब अमीर एवं निर्धन के बीच असमानता बढ़ जाती है। और आगे के विकल्प देखते हैं क्या बनाया है। जब शासक वर्ग आम जनता से दुर्व्यवहार करता है, जब शासक का आतंक सृजन कर दूरस्थ खतरे को निकटस्थ में प्रस्तुत करता है। तो पूछ रहा है कि इनमें से क्रांति का कारण नहीं है। तो साथियों क्रांति का कारण ए, बी और सी तीनों विकल्प हैं, जिनको आप देख लीजिए। हम फिर से आप सबके सामने दिखा दे रहे हैं। देखिए पहला है कि सार्वजनिक नेताओं का असैद्धांतिक चरित्र। तो अरस्तु इस चीज़ को क्रांति का कारण मानता है, और ये भी मानता है कि जब अमीर और निर्धन के बीच असमानता बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो जो निर्धन वर्ग है वह क्रांति कर देगा। तो ये दोनों चीज़ों को अरस्तु क्रांति का कारण मानता है। अब देखिए इस विकल्प में दिया है कि जब शासक वर्ग आम जनता से दुर्व्यवहार करता है। तो साथियों अरस्तु जो है कि राज्य को बहुत महत्व देता है, और वह कहता है कि जब शासक वर्ग जनता से दुर्व्यवहार करेगा तो जनता जो है कि परेशान होकर के क्रांति कर देगी। तो ऑप्शन सी भी जो है कि सही है। तो जब शासक आतंक का सृजन कर दूरस्थ खतरे को निकटस्थ में प्रस्तुत करता है, तो इस चीज़ को अरस्तु जो है कि क्रांति के लिए कारण नहीं मानता। तो इस तरह से ऑप्शन डी जो है कि सही हो जाएगा। अरस्तु के क्रांति का सिद्धांत बहुत प्रसिद्ध है, और वहाँ से सवाल बहुत आते हैं, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। देखिए विकल्प व्याख्या में दिया है कि अरस्तु के अनुसार क्रांति के कारणों में असमानता,
शासक वर्ग का दुर्व्यवहार और नेताओं का असैद्धांतिक चरित्र शामिल है, लेकिन दूरस्थ खतरे को निकटस्थ के रूप में प्रस्तुत करना क्रांति का कारण नहीं माना गया है। यह आधुनिक राजनीतिक प्रचार से जुड़ी अवधारणा है। अब क्वेश्चन नंबर 57 है साथियों कि व्यक्ति का समस्त महत्व और उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थता जो कुछ उसे उपलब्ध है इसलिए है कि वह राज्य का सदस्य है। यह बात कौन बोला है? हीगल, गार्नर, जोड या बोसांके। तो साथियों इस तरह की बातें जिसमें राज्य को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाएगा और व्यक्ति को राज्य के अधीनस्थ एकदम रहने के लिए बाध्य किया जाएगा, तो ऐसी बातें हीगल बोलेंगे, क्योंकि हीगल जो है कि महान आदर्शवादी हैं। देखिए, हीगल व्यक्ति के और राज्य के संबंधों को लेकर उदारवादियों के विपरीत यह मानता है कि व्यक्ति अपने सत्य, अपने वास्तविक अस्तित्व और नैतिक पद की प्राप्ति राज्य का घटक होकर ही कर सकता है। इसी संदर्भ में उसने कहा है कि व्यक्ति का समस्त महत्व और उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थता जो कुछ उसे उपलब्ध है इसलिए है कि वह राज्य का सदस्य है। अब अगला सवाल है, किसने कहा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है? बेंथम, जे.एस. मिल, कार्ल मार्क्स, हीगल। तो ये भी बात साथियों हीगल ने बोला है। देखिए, हीगल 1770 से 1831 ईस्वी तक एक जर्मन दार्शनिक था। इसे जो है कि आदर्शवाद का प्रमुख उन्नायक माना जाता है। आदर्शवाद के अनुसार इस जगत की समस्त वस्तुएं और सामाजिक संस्थाएं विचार तत्व की अभिव्यक्ति हैं। इसी संदर्भ में हीगल ने कहा है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है। इनके अनुसार राज्य आत्मा के उच्चतम विकास का प्रतीक है। यह ईश्वर की महायात्रा का अंतिम पड़ाव है। अब क्वेश्चन नंबर 59 है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्षेप है, किसने कहा है? तो ये भी स्टेटमेंट जो है कि हीगल का ही है। देखिए, हीगल के अनुसार राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण पदक्षेप है। हीगल ने अपनी पुस्तक द फिलॉसफी ऑफ राइट, इसकी किताब का नाम भी याद रखना है आपको, इसकी किताब का नाम है फिलॉसफी ऑफ राइट, में राज्य को मानवीय चेतना का विराट रूप कहा है। हीगल के अनुसार राज्य चेतना की साकार प्रतिमा है, इसलिए राज्य का कानून वस्तुपरक चेतना का मूर्त रूप है। अतः जो कोई कानून का पालन करता है वही स्वतंत्र है। हीगल मानता है कि जो कानून का पालन करता है वही स्वतंत्र है। इस प्रकार हीगल ने निरंकुश राज्य का समर्थन करते हुए व्यक्ति को विरोध का अधिकार नहीं दिया। मुसोलिनी हीगल के इसी विचार से प्रभावित था। इसलिए हीगल को फांसीवाद का आध्यात्मिक गुरु कहा जाता है। तो साथियों ये वाला जो कथन है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हीगल को फांसीवाद का आध्यात्मिक गुरु कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्रम है। देखिए, वही प्रश्न रिवीजन किया है, रिपीट किया है, तो इसका भी सही विकल्प हो जाएगा हीगल। देखिए, अब अगला सवाल है आप सबके सामने क्वेश्चन नंबर 61 कि निम्नलिखित में से किसने कहा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है? तो ये भी कथन साथियों हीगल का ही है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह कथन किसका है? यह भी हीगल का ही है। तो अब अगला क्वेश्चन है 63 की निम्नलिखित में से किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है? यह कथन साथियों विकल्प दिया है आशीर्वादम ने कहा है, या गिलक्रिस्ट ने, या गैटल ने, या गार्नर ने। तो इसका सही जवाब है साथियों आशीर्वादम। देख लीजिए, आशीर्वादम ने राज्य को सीमेंट तथा समाज को सीमेंट तथा समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है। डॉक्टर आशीर्वादम ने अपनी पुस्तक राजनीति विज्ञान में राज्य का स्वरूप अध्याय में राज्य और समाज के मध्य संबंधों पर विस्तृत चर्चा किया है। इसमें टिप्पणी करते हुए उन्होंने लिखा है कि ईंट की दीवार में ईंटें यदि समाज हैं तो उसके बीच लगी सीमेंट राज्य, जो ईंटों को अपनी जगह पर बनाए रखती है ताकि दीवार ज्यों की त्यों कायम रहे। इसी प्रकार राज्य एवं समाज के मध्य संबंधों पर बार्कर ने लिखा है कि समाज द्वारा कायम रखा जाता है, समाज जो है वह राज्य द्वारा कायम रखा जाता है, और यदि समाज इस प्रकार कायम न रखा जाए तो इसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो साथियों आशीर्वादम जी के साथ साथ बार्कर का भी कथन ये आपको याद रखना है। बार्कर कहते हैं कि समाज राज्य द्वारा कायम रखा जाता है, और यदि समाज इस प्रकार कायम न रखा जाए तो इसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। मतलब ये समाज से राज्य को सर्वोपरि मानते हैं, मतलब समाज राज्य का अधीनस्थ है।
अब क्वेश्चन नंबर 64 है कि मानवीय संबंधों के उस किसी भी स्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो। यह परिभाषा किस विद्वान की है? गार्नर, सीले, रॉबर्ट डहल या गैटिल? तो इसका जो सही जवाब है साथियों वह है रॉबर्ट डहल। इस तरह से ऑप्शन सी जो है कि सही हो जाएगा। रॉबर्ट डहल ने कहा था कि मानवीय संबंधों देखिए मानवीय संबंधों के उस किसी भी स्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो। तो यह परिभाषा किसकी है? रॉबर्ट डहल की परिभाषा है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है आप सबके सामने कि औचित्यपूर्ण शक्ति है प्रभाव, ज्ञान, धन या सत्ता? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों यह है जो है कि सत्ता। देखिए ये प्रश्न DSSB में भी बना है लेकिन यहाँ पर मेंशन इन्होंने नहीं किया है। तो सत्ता को औचित्यपूर्ण शक्ति कहा जाता है। सत्ता के निर्णयों का लोग स्वभावतः पालन करते हैं क्योंकि इसका आधार वैधता है। सत्ता किसी ऐसे शक्ति अथवा व्यक्ति की हो सकती है जिसमें बुद्धिमत्ता, योग्यता और विवेकशीलता के गुण हों। अब अगला सवाल है कि मैकियावली के अनुसार व्यक्ति प्राकृतिक रूप से स्वार्थी, दुश्चरित्र और अवसरवादी है। व्यक्ति प्राकृतिक रूप से सामाजिक है। व्यक्ति अच्छे और बुरे का सम्मिश्रण है। इनमें से कोई नहीं। तो मैकियावली के अनुसार व्यक्ति कैसा है? तो मैकियावली के अनुसार जो व्यक्ति है साथियों वह प्राकृतिक रूप से स्वार्थी, दुश्चरित्र और अवसरवादी है। तो इस तरह से ऑप्शन ए हमारा जो है कि सही हो जाएगा। देखिए हॉब्स की भांति मैकियावली ने भी अपनी प्रसिद्ध कृति द प्रिंस, तो इस रचना का नाम पूछा जाता है। तो द प्रिंस जो यह रचना है ये 1513 में जहाँ तक मुझे याद आ रहा है प्रकाशित हुई थी और आप लोग देख लीजिएगा। और यह मैकियावली की प्रसिद्ध रचना है। इसमें उसने जो है कि मनुष्य के बुरे स्वभाव का चित्रण किया है और मैकियावली की यह धारणा इस तथ्य पर आधारित है कि मनुष्य स्वार्थी, दुश्चरित्र और अवसरवादी होते हैं। यदि वह अच्छे बनते हैं तो उसका प्रमुख कारण भय है। द प्रिंस में मैकियावली लिखते हैं कि लोग न केवल डरपोक और अज्ञानी होते हैं वरन स्वभाव से ही दुराचारी होते हैं। वे आवश्यकता पड़ने पर ही सच्चरित्र दिखाई देते हैं। लोग अपनी वासनाओं के दास और प्रथम श्रेणी के स्वार्थी होते हैं। अब अगला सवाल है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन से एक अरस्तू के विचार ने मैकियावली को प्रभावित किया? पूछ रहा है कि अरस्तू का कौन सा वह विचार था जो उसने मैकियावली को क्या किया? प्रभावित किया। नैतिकता और राजनीति का पृथक्करण, या राज्य मनुष्य समुदाय का उच्च संगठन है, ऐतिहासिक विधि, सभी? तो इनमें से दिए हुए जो सभी चीज़ें हैं ये अरस्तू की मैकियावली को क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। तो इसलिए ऑप्शन डी जो है साथियों सही हो जाएगा। अरस्तू और मैकियावली दोनों ही अनुभववादी, तुलनात्मक तथा यथार्थवादी चिंतक माने जाते हैं। तो साथियों कभी अगर इस तरह से सवाल बने कि निम्नलिखित में से कौन सा विचारकों के नाम दे दे और पूछ ले कि अनुभववादी हैं और तुलनात्मक है या यथार्थवादी चिंतक माने जाते हैं, तो उनमें से ये दो नाम अभी फिलहाल आप याद रखिएगा, अरस्तू और मैकियावली। नैतिकता और राजनीति का पृथक्करण करके अरस्तू राजनीति विज्ञान के जन्मदाता हो गए और मैकियावली अपने युग का शिशु से सुशोभित हुए। अरस्तू की भांति मैकियावली ने राज्य को सर्वोच्च संस्था माना है। देखिए अरस्तू की भांति मैकियावली ने राज्य को सर्वोच्च संस्था माना है और ऐतिहासिक विधि का उपयोग करते हुए मैकियावली ने मनुष्य के मनोविज्ञान का परीक्षण कर राज्य को शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया है। अब क्वेश्चन नंबर 68 है कि राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन किसने किया? रूसो, मैकियावेली। राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन किसने किया? रूसो, मैकियावेली, मार्क्स, महात्मा गांधी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा मैकियावेली। देखिए ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी मैकियावेली है, इसलिए जो है कि ऑप्शन बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 69 है कि शक्ति की अवधारणा किसने दी? शक्ति की अवधारणा किसने दी? मैकियावेली, कार्ल मार्क्स, लॉसवेल या बेकर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों मैकियावेली ने। देखिए आधुनिक युग में शक्ति की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम मैकियावेली ने किया था। मैकियावेली ने राज्य के अस्तित्व के लिए शक्ति को मूल आधार माना। मैकियावेली ने राजनीति को शक्ति और नियंत्रण का विषय मानते हुए इसे
शक्ति के उपार्जन, परीक्षण और प्रसार की कला के रूप में स्थापित किया है। मैकियावेली के अनुसार प्रेम और भय ये दोनों शक्तियों मनुष्यों को वश में कर सकती हैं, किंतु राजा के लिए भय का सहारा लेना ही अधिक श्रेष्ठ है। शक्ति भय की जननी है और भय प्रेम की अपेक्षा अधिक अनुशासन रखने में समर्थ है। अब क्वेश्चन नंबर 70 है साथियों कि किसने कहा कि शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जिसके न पालन करने पर घोर हानियां उठानी पड़ती हैं? लॉसवेल, मैक्स वेबर, हार्टमैन या रॉबर्ट डहल? तो इसका सही जवाब है साथियों रॉबर्ट डहल ने ये चीज़ बोला था। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है, आप लोग इसको याद रख लीजिएगा। देखिए रॉबर्ट डहल का मानना था कि शक्ति प्रभाव का ही एक रूप है जिसका पालन करने पर लाभ और न पालन करने पर जो है कि हानि उठानी पड़ती है। अब अगला सवाल है कूट वाला साथियों। पहले प्रश्न देख लेते हैं। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट को चुनिए। तो पहले कथन देख लेते हैं। कथन है कि क्रिश्चियन बे ने व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान को एक अरुचिकर एवं नीरस राजनीति विज्ञान बताया। और दूसरा कथन है कि मूल्य निरपेक्षता का अर्थ आत्मपरक दृष्टिकोण से किसी राजनीतिक विषय का परीक्षण नहीं करना है। दूसरा कथन क्या है कि मूल्य निरपेक्षता का अर्थ आत्मपरक दृष्टिकोण से किसी राजनीतिक विषय का परीक्षण नहीं करना है। तो अब देखते हैं कूट क्या बनाया है। कूट बनाया है कि केवल पहला सही है या दोनों, दूसरा सही है या दोनों सही है या दोनों असत्य हैं। तो देखिए साथियों ये राजस्थान प्रवक्ता का प्रश्न है और इस तरह के सवाल हमारे यहाँ पे नहीं बनते, लेकिन इसको हम लोग समय है तो देख लेते हैं। तो इस तरह से इसमें जो सही है वह है केवल दूसरा कथन सही है कि मूल्य निरपेक्षता का अर्थ आत्मपरक दृष्टिकोण से किसी राजनीतिक विषय का परीक्षण नहीं करना है। यही है, बाकी पहला जो है कि गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन बी हमारा जो है वह सही हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 71। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। हाँ तो इसकी व्याख्या देख लीजिए 71 की व्याख्या में है कि क्रिश्चियन बे ने व्यवहारवादी राजनीति की आलोचना करते हुए कहा था कि व्यवहारवादी राजनीति एक छद्म राजनीति विज्ञान है और यह वास्तविक राजनीतिक शोध का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। उन्होंने राजनीति की मानकीय और नैतिक दृष्टिकोण पर अनुभवजन्य विचार को प्राथमिकता देने पर आपत्ति जताई। मूल्य निरपेक्षता से तात्पर्य किसी राजनीतिक विषय का परीक्षण आत्मपरक दृष्टिकोण से करने के बजाय वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से करने से है। तो मूल्य निरपेक्षता वाला बात सही है, बाकी वो जो है कि पहला कथन गलत था। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72 साथियों। राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों मैकियावेली ने, क्योंकि अरस्तु ने नगर राज्य बोला था और प्लेटो भी उसी के इर्द गिर्द बातें किए थे। देख लेते हैं। देखिए आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया। इससे पूर्व यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने राज्य के अर्थ को व्यक्त करने के लिए नगर राज्य का प्रयोग किया था और राज्य शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्द स्टेटो से हुई है। अब अगला सवाल है कि राजनीतिक विचारक जिन्होंने पहली बार समकालीन विश्व में राज्य शब्द का प्रयोग किया था? मैकियावेली, टी.एच. ग्रीन, प्लेटो, रूसो? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो भी है मैकियावेली सही है। अब क्वेश्चन नंबर 74 है कि निम्न में से कौन सी एक पुस्तक मैकियावेली के विचार को पूर्ण रूप से स्पष्ट करती है? आर्ट ऑफ वार, द डिस्कोर्सेज ऑन लिवी, द प्रिंस या सभी? तो ये सभी जो है कि मैकियावेली की रचनाएं हैं और ये जो है कि मैकियावेली के विचार को स्पष्ट करती हैं। देखिए मैकियावेली के पूर्ण विचार किसी एक ग्रंथ में नहीं अपितु उनके द्वारा लिखित कई रचनाओं में संकलित है। आर्ट ऑफ वार, द डिस्कोर्सेज ऑन लिवी, द प्रिंस मैकियावेली की रचनाएं। आर्ट ऑफ वार का संबंध यूनानी युद्ध नीति से है। द डिस्कोर्सेज ऑन लिवी राज्य की प्रकृति और उसके स्वरूप को स्पष्ट करती है तथा द प्रिंस जो है यह शासन कला के बारे में है। तो ये रही बातें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। मैकियावेली के अनुसार राज्य उच्च संघ है जिसमें जनता को राज्य के प्रति पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए। ऑप्शन बी है कि राज्य कृत्रिम निर्माण है। अब देखते हैं ऑप्शन सी क्या है। देखिए साथियों ऑप्शन सी, हाँ ऑप्शन सी है कि राज्य विभिन्न संघों में से एक संघ है। ऑप्शन डी में दिया है कि ए और बी दोनों। तो ए और बी देख लेते हैं, ए और बी क्या है पुनः एक बार देख लेते हैं। देखिए राज्य उच्च संघ है जिसमें जनता को राज्य के प्रति
पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए। और दूसरा है बी है कि राज्य एक कृत्रिम निर्माण है। तो मैकियावेली के अनुसार ये दोनों कथन ही सही है। तो इस तरह से साथियों हमारा ऑप्शन डी जो है वह सही हो जाएगा। देख लीजिए व्याख्या। देखिए मैकियावेली के अनुसार राज्य एक कृत्रिम निर्माण है। इतिहास में एक ऐसा भी समय था जब राज्य नहीं था। मनुष्य के दुष्ट स्वभाव के कारण राज्य का उदय हुआ। राज्य का जन्म इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य सबसे अधिक सुरक्षा चाहता है, और सुरक्षा तभी प्राप्त हो सकती है जबकि मनुष्य राज्य के प्रति पूर्ण समर्पण कर दे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 75 हो गया। अब देखते हैं 76। 76 है कि मैकियावेली के चिंतन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है। उसने राज्य शिल्प सिद्धांत प्रतिपादित किया। दूसरा है कि भ्रष्ट लोगों को शासन के सूत्र में बांधने के लिए प्रबुद्ध नृशंस तंत्र आवश्यक है। ऑप्शन सी है कि सिद्धांततः गणतंत्रीय शासन प्रणाली सर्वोत्तम नहीं है। चौथा है कि वह कोंडोटिएरी व्यवस्था का घोर आलोचक था। तो ये साथियों देखिए ये राजस्थान का सवाल बना, इसलिए इतना लेंदी है और कठिन है, लेकिन इसको भी देखना हम लोगों को ज़रूरी है। देखिए अब इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी सही है कि सिद्धांततः गणतंत्रीय शासन प्रणाली सर्वोत्तम नहीं है। यही जो है कि मैकियावेली का कथन त्रुटिपूर्ण है, बाकी सब जो है कि सही है। तो व्याख्या देख लेते हैं। देखिए मैकियावेली के चिंतन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन यह है कि उसके अनुसार सिद्धांततः गणतंत्रीय शासन प्रणाली सर्वोत्तम नहीं है। दरअसल सामान्य परिस्थितियों में मैकियावेली का झुकाव गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली की ओर था, किंतु तत्कालीन इटली में विद्यमान अव्यवस्था जैसी स्थिति या संकट काल के कारण वह राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली को ही उपयुक्त समझता था। मैकियावेली ने इटली की तत्कालीन दुर्दशा को देखकर एक ऐसे शासन की कल्पना की थी जिसमें इटली की समस्त राजनीतिक शक्ति का केंद्रीयकरण हो तथा जो इटली में एकता स्थापित कर सबल राजतंत्र की स्थापना कर सके। तो इस तरह से साथियों बाकी जो है कि ये आपका उसने राज्य शिल्प सिद्धांत प्रतिपादित किया था, ये भी सही है। भ्रष्ट लोगों को शासन के सूत्र में बांधने के लिए प्रबुद्ध नृशंस तंत्र की आवश्यकता को यह समझता था, यह भी सही है। वह कोंडोटिएरी व्यवस्था का घोर आलोचक था, यह भी जो है कि सही है। तो इस तरह से ऑप्शन सी जो है कि इसके विचार से नहीं मैच करता है। अब देखते हैं 77। यह किसने कहा है, यह राजनीति नहीं है जो जातिग्रस्त हो जाती है, यह जाति है जिसका राजनीतिकरण हो जाता है। एम.एन. श्रीनिवास, मायरन वीनर या रजनी कोठारी या मॉरिस जोन्स। तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन सी रजनी कोठारी। देख लीजिए भारत के प्रसिद्ध लेखक, शिक्षाविद तथा राजनीतिक विचारक रजनी कोठारी ने कहा है। देखिए रजनी कोठारी ने कहा है कि यह राजनीति नहीं है जो जातिग्रस्त हो जाती है, यह जाति है जिसका राजनीतिकरण हो जाता है। प्रोफेसर रजनी कोठारी ने राजनीति में जाति संबंधी अपने निष्कर्ष में कहा है कि वास्तव में जाति और राजनीति के मिश्रण से दूसरे ही परिणाम निकलते हैं। राजनीति पर जाति के हावी होने के बजाय जाति का राजनीतिकरण हो जाता है। राजनीति ने जाति को लीक से हटकर नया संदर्भ दे दिया है जिससे उसका पुराना स्वरूप बदल रहा है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आप सबके सामने क्वेश्चन नंबर 78। ये भी राजस्थान के प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया, तो थोड़ा सा लेंदी ही होगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक सिद्धांत का प्राचीनतम उपागम माना जाता है। दार्शनिक उपागम, कानूनी उपागम, ऐतिहासिक उपागम या सांस्थानिक उपागम। तो ये तो साथियों आसान सवाल है, इसका ऑप्शन ए सही है दार्शनिक उपागम। देख लीजिए प्रश्नानुसार दार्शनिक उपागम राजनीतिक सिद्धांत का प्राचीनतम उपागम है। इस उपागम के अंतर्गत प्रस्तुत विषय से जुड़ी हुई संकल्पनाओं को स्पष्ट किया जाता है और समाज के लिए उपयुक्त मानकों और मूल्यों का निर्णय किया जाता है। ध्यातव्य है कि राजनीति विज्ञान के परंपरागत उपागम के अंतर्गत मुख्यतः दार्शनिक, ऐतिहासिक, कानूनी और संस्थात्मक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं अगला सवाल है कि किस राजनीतिक विचारक ने आधुनिक काल में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। प्लेटो, बोंदा, मैकियावेली, हॉब्स। तो ये साथियों रिपीटेड सवाल है, इसका भी सही जवाब हो जाएगा मैकियावेली।
देखिए ये पीजीटी परीक्षा में पूछा गया। देखिए मैकियावली सबसे पहला राजनीतिक विचारक है जिसने राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया और इसकी महत्वपूर्ण स्थिति का निरूपण किया। इसके अनुसार राज्य एक ऐसी संस्था है जो अपने क्षेत्र में सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करती है। मैकियावली ने इस बात पर सबसे अधिक जोर दिया है कि मानव जीवन की पूर्णता के लिए एक सुदृढ़ और संगठित राज्य की परम आवश्यकता है। सेबाइन क्या कहता है कि राज्य को लेकर के सेबाइन कहता है कि राज्य एक सर्वोच्च राजनीतिक संस्था के रूप में मैकियावली की लेखनी से ही पहली बार अभिव्यक्त हुआ और तब से उसे संप्रभु कहा जाने लगा। बाद में यहीं से संप्रभुता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया जो आधुनिक राज्य का महत्वपूर्ण तत्व है। तो ये सेबाइन का कथन भी हमको आपको याद रखना है। अब देखिए अगला सवाल है कि अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है? हॉब्स, लॉक, रूसो या मैकियावेली? तो इसका भी सही जवाब है साथियों हॉब्स, इसका जो है कि सही जवाब है। देख लीजिए थॉमस हॉब्स जो है वो अंग्रेज दार्शनिक थे। लेवियाथन जिनकी किताब 1651 ईस्वी में प्रकाशित हुई उसमें उनके द्वारा लिखी गई, मतलब कि यह लेवियाथन हॉब्स के द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तक है। प्लेटो एवं अरस्तु के परिवार संबंधी दृष्टिकोण एवं विचार, विशेष रूप से अरस्तु के परिवार संबंधी विचारों पर असहमति रखने वाले थॉमस हॉब्स पहले आधुनिक विचारक थे। अर्थात अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन था? तो वह था थॉमस हॉब्स। अब देखते हैं साथियों अगला सवाल कि मैकियावली समर्थक था अभिजात तंत्र का, राजतंत्र का, और आगे विकल्प देखते हैं। अभिजात तंत्र, राजतंत्र हो गया और लोकतंत्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वह है इनमें से कोई नहीं। देखते हैं क्यों। देखिए व्याख्या, मैकियावली की यह मान्यता थी कि कोई भी प्रकार का शासन समस्त परिस्थितियों के लिए श्रेष्ठ नहीं समझा जा सकता। कुछ परिस्थितियों में राजतंत्र और कुछ में गणतंत्र सबसे अच्छा होता है। राजतंत्र का निरूपण उसने प्रिंस में तथा गणतंत्र का डिस्कोर्सेज में किया। अभिजात तंत्र को वह बिल्कुल महत्व नहीं देता है। अब क्वेश्चन नंबर 82 है कि राजा को शेर की तरह साहसी एवं लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए, किसने कहा था? तो यह भी कथन है मैकियावली का। देखिए मैकियावली ने द प्रिंस में राजा को यथार्थवादी सलाह देते हुए कहा कि राजा को भेड़िए को डराने के लिए शेर की तरह साहसी होना चाहिए तथा शत्रु के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। मैकियावली के अनुसार राजा को सद्गुणी, धर्मपरायण व उदार दिखना चाहिए, परंतु आवश्यकता पड़ने पर उसे छल, धोखा तथा बल प्रयोग से पीछे नहीं हटना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 83 है कि किसका यह विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु उसकी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता? तो यह भी कथन मैकियावली का है। देखिए मैकियावली संपत्ति के अधिकार को इतना महत्वपूर्ण मानता था कि शक्तिशाली राज्य को भी लोगों की संपत्ति लेने या छीनने से मना कर दिया था। उसका मानना था कि संपत्ति का अधिग्रहण कालांतर में विद्रोह का कारण बन जाता है। इसी संदर्भ में मैकियावली ने कहा कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है किंतु उसकी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता। अब क्वेश्चन नंबर 84 है किसने राज्य का इस प्रकार वर्णन किया है कि यह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है, प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है? तो यह कथन है साथियों एडमंड बर्क का। तो इस तरह से ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या देख लीजिए आप लोग। देखिए व्यक्तिवादियों की यह धारणा कि राज्य एक आवश्यक बुराई है वर्तमान समय में स्वीकार नहीं किया जाता है। वास्तव में यह सभ्य जीवन की प्रथम आवश्यकता है। नैतिक जीवन के मार्ग में आने वाली अशिक्षा, अज्ञानता तथा दरिद्रता आदि बुराइयों को दूर करते हुए राज्य व्यक्ति के नैतिक विकास का सफलतापूर्वक प्रयत्न करता है। सभ्य जीवन की आवश्यकताएं प्रदान करते हुए उसे व्यक्तित्व के विकास की ओर प्रेरित करता है। इसी संदर्भ में एडमंड बर्क ने कहा है कि राज्य सभी विज्ञानों, सभी कलाओं, सदाचार व पूर्णता में मनुष्य का साझीदार है। क्वेश्चन नंबर 85 है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अभिजात सिद्धांत, पैरेटो, अनुदारवादी सिद्धांत, बर्क,
उदारवादी सिद्धांत प्लेटो, सामाजिक समझौता, सामाजिक संविदा सिद्धांत जो है कि रूसो। तो उदारवादी सिद्धांत दिया है प्लेटो, तो प्लेटो साथियों उदारवादी सिद्धांत के समर्थक नहीं थे। तो इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए, प्लेटो आदर्शवादी सिद्धांत का विचारक था। इसने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में आदर्श राज्य की कल्पना की थी, जबकि पेरेटो अभिजात सिद्धांत और बर्क अनुदारवादी और हॉब्स, लॉक, रूसो ये जो है कि सामाजिक समझौते सिद्धांत के विचारक रहे हैं। देखिए, अब अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 86 है कि प्लेटो को राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है क्योंकि उसने नगर राज्य के आदर्शों को बताया। दूसरा है कि उसका सिद्धांत मनुष्य की प्रकृति क्या है इस पर आधारित न होकर के क्या होना चाहिए पर आधारित है। और वास्तविक तथा मूल्य के बीच दोहरी व्यवस्था को स्वीकार किया। उसने अपने सिद्धांत को अच्छाई के विचार पर आधारित किया। तो इसका जो सही विकल्प है साथियों, सही जवाब है वह है कि उसने अपने सिद्धांत को अच्छाई के विचार पर आधारित किया है। यही कारण है कि आदर्शवादी सिद्धांत का वह जनक माना जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन डी देखिए सही है। प्लेटो ने तत्कालीन समय में नगर राज्यों की बुराइयों को देखते हुए उनके समाधान के लिए अच्छे गुणों से संपन्न दार्शनिक राजा का समर्थन किया, जो कि नगर राज्यों की बुराइयों को समाप्त कर सके। अब क्वेश्चन नंबर 87 साथियों कि निम्नांकित में से कौन सा सिद्धांत प्लेटो से संबंधित नहीं है? नोएटिक मैन, अदृश्य हाथ का सिद्धांत, कानून का स्वर्ण सूत्र, राज्य एक आदर्श के रूप में। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सिद्धांत प्लेटो से संबंधित नहीं है? तो अदृश्य हाथ का सिद्धांत साथियों यह प्लेटो से संबंधित नहीं है। इस तरह से ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अब चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, नोएटिक मैन, कानून का स्वर्ण सूत्र तथा राज्य एक आदर्श के रूप में प्लेटो से संबंधित है, जबकि अदृश्य हाथ का सिद्धांत प्लेटो से संबंधित नहीं है। ध्यातव्य है कि प्लेटो की मुख्य कृति रिपब्लिक का सरोकार आदर्श राज्य से है। अपने आदर्श राज्य के भव्य भवन के निर्माण हेतु प्लेटो ने न्याय सिद्धांत को आधारशिला तथा शिक्षा योजना एवं साम्यवाद के सिद्धांत को आधार स्तंभ के रूप में प्रयोग किया है। अपनी पुस्तक द लॉज की रचना के दौरान प्लेटो एक आदर्शवादी से पूर्णतः व्यवहारवादी चिंतक बन जाता है और शासन व्यवस्था के संदर्भ में पूर्व की आदर्श राज्य की अवधारणा के विपरीत एक ऐसी शासन पद्धति का प्रतिपादन करता है जिसे दार्शनिक राजा के बजाय एक साधारण मनुष्य के द्वारा भी क्रियान्वित किया जा सके। अब देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 88। देखिए, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सकारात्मक स्वतंत्रता हीगल, सुख एवं दुख गणक बेंथम, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद स्पेंसर, लोकतांत्रिक केंद्रीयतावाद एंजल्स। तो इसका जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन डी, लोकतांत्रिक केंद्रीयतावाद एंजल्स, क्योंकि यह साम्यवाद या समाजवाद का समर्थक था। देखिए, लोकतांत्रिक केंद्रीयतावाद की नींव सोवियत संघ में मार्क्सवाद के संस्थापक V.I. लेनिन ने रखी थी। यह सिद्धांत सोवियत संघ के प्रत्येक संविधान में विहित था। जनवादी चीन के साम्यवादी दल और शासन के संगठन के लिए भी यही सिद्धांत अपनाया गया था। इसका तात्पर्य है कि दल या शासन के निचले अंग अपने ऊंचे अंगों का निर्वाचन करेंगे, ऊंचे अंग जनसाधारण के प्रति उत्तरदायी होंगे और निचले अंग अपने से ऊंचे अंगों के निर्णय का पालन करने को बाध्य होंगे। इस प्रकार ऑप्शन डी जो है कि सही सुमेलित नहीं है। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 89 कि रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र ही नहीं वरन शिक्षा पर लिखी गई एक ऐसी उत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी नहीं लिखी जा सकी। यह कथन किसका है? रूसो, बार्कर, केटलिन फोस्टर। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वह है रूसो। देखिए, प्लेटो जिस आदर्श राज्य का वर्णन करता है उसके आदर्श की प्राप्ति तथा न्याय की स्थापना के लिए व्यापक शिक्षा की व्यवस्था करता है। प्लेटो की दृष्टि में शिक्षा वह भावात्मक साधन है जिसके द्वारा शासन
समरसता पूर्ण राज्य की स्थापना के लिए मानव प्रकृति को सही दिशा की ओर उन्मुख कर सकता है। प्लेटो ने रिपब्लिक में शिक्षा का इतना विस्तार से वर्णन किया है और शासकों की शिक्षा को इतना महत्व दिया है कि रूसो ने रिपब्लिक को शिक्षा का सर्वोत्कृष्ट कृति की संज्ञा दी है। रूसो के शब्दों में रिपब्लिक राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र ही नहीं वरन शिक्षा पर लिखी गई एक उत्कृष्ट रचना है जो इसके पहले कभी नहीं लिखी जा सकी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 89। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 90 में है साथियों कि रिपब्लिक राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ होने के बजाय शिक्षा शास्त्र पर लिखा गया समस्त युगों का सर्वोत्तम ग्रंथ है। यह कथन किसका है? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा रूसो। देखिए प्लेटो, क्वेश्चन नंबर 91 है कि प्लेटो ने इनमें से किस विचार का वर्णन किया है? साम्राज्यवाद का, नगर राज्यों के विनाश का, अभिभावक वर्ग द्वारा उत्पादक वर्ग की महिलाओं के शोषण का, पत्नियों और संपत्तियों के साम्यवाद का। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पत्नियों और संपत्तियों के साम्यवाद का। देखिए प्लेटो ने पत्नियों और संपत्तियों के साम्यवाद का समर्थन किया है। प्लेटो ने साम्यवादी योजना को दो भागों, पहला संपत्ति का साम्यवाद तथा दूसरा परिवार अथवा स्त्रियों का साम्यवाद में विभाजित किया। प्लेटो शासकों और सैनिकों के लिए संपत्ति व परिवार का निषेध करता है। यह शासक और सैनिक वर्ग को सामूहिक रूप से राज्य का अभिभावक मानता है। प्लेटो का मानना है कि यदि अभिभावक वर्ग के पास परिवार और संपत्ति होगी तो वे अपने कर्तव्य पथ से विचलित होंगे और आदर्श राज्य का विनाश होगा। अब क्वेश्चन नंबर 92 है साथियों कि पत्नी एवं संपत्तियों के साम्यवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो प्लेटो हो जाएंगे। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 93 है कि बीवियों के साम्यवाद की वकालत किसने की थी? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा प्लेटो। प्लेटो ने किसके साम्यवाद में विश्वास किया? पूछ रहा है कि प्लेटो ने किसके साम्यवाद में विश्वास किया? पत्नी, संपत्ति, ए और बी दोनों। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा गया कि प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है? पूछ रहा है कि प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता निम्न में से क्या नहीं है? दार्शनिक का शासन, अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति व परिवार का साम्यवाद और नर नारी के समान अधिकार, पुरुष प्रधान परिवार। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों वह है पुरुष प्रधान परिवार। यह प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता नहीं थी। देखिए प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में पुरुष और स्त्रियों को समान भूमिका देकर पुरुष प्रधान को अस्वीकार कर दिया है। घर की पहरेदारी में कुत्ते और कुत्तियों का उदाहरण देकर प्लेटो ने कहा कि कुतिया कम शक्तिशाली कुत्ता से और कुत्ता अधिक शक्तिशाली कुतिया से, अतः दोनों अपने कर्तव्यों का निर्वहन भली प्रकार से कर सकते हैं। उसी प्रकार स्त्री और पुरुष भी संरक्षक की भूमिका समान रूप से निभा सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 96 है कि प्लेटो के राजनीतिक चिंतन में बीज निहित है उपयोगितावाद का, समाजवाद का, फांसीवाद का, जो है कि उक्त सभी का। तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन डी, उक्त सभी का। प्लेटो के राजनीतिक चिंतन में जो है कि उपयोगितावाद, समाजवाद, फांसीवाद और का भी जो है कि बीज निहित है। तो देखते हैं व्याख्या। देखिए प्लेटो के ग्रंथ रिपब्लिक में उक्त सभी धारणाओं का समावेश है। एक आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना के लिए दार्शनिक राजा की आवश्यकता उसके उपयोगितावाद को पुष्ट करता है और संपत्ति एवं पत्नियों की साम्यवादी व्यवस्था तथा दार्शनिक राजा का निरंकुश होना क्रमशः समाजवाद एवं फांसीवाद का समर्थन करता है। तो एक आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना दार्शनिक राजा की आवश्यकता को जो है कि पुष्ट करता है और पत्नियों एवं संपत्तियों की साम्यवादी व्यवस्था ये जो है कि समाजवाद को और दार्शनिक राजा का निरंकुश होना ये जो है कि फांसीवाद का समर्थन करता है प्लेटो इन सब चीज़ों के माध्यम से। अब अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 97 कि राज्य ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता वरन उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। यह किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू, एम.के. गांधी, अरस्तु, प्लेटो। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा प्लेटो। देख लीजिए ऑप्शन डी सही है। न्याय का सिद्धांत प्लेटो के चिंतन का महत्वपूर्ण अंग है। जैसा कि बार्कर भी कहता है कि न्याय प्लेटो के विचारों का मूल आधार है।
रिपब्लिक में राज्य के सिद्धांत की पराकाष्ठा न्याय संबंधी सिद्धांत में है। न्याय वह सूत्र है जो समाज को बांधे रखता है। प्लेटो के अनुसार राज्य ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता, वरन उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। अब क्वेश्चन नंबर 98 है साथियों कि निम्नलिखित में से किसने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु घोषित किया है? लियो स्ट्रास, बर्लिन, हन्ना अरेंट, कार्ल पॉपर। तो इसका सही जवाब है साथियों कार्ल पॉपर। प्लेटो को जो है कि मुक्त समाज का जो है कि शत्रु घोषित किया है। 98। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। इसकी व्याख्या देख लीजिए साथियों। देखिए, द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में कार्ल पॉपर ने जो है कि प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु घोषित किया है। उनके अनुसार प्लेटो का दर्शन सत्तावादी और सर्वाधिकारवादी है, क्योंकि उसने संरक्षक वर्ग के शासन को मिथकों के आधार पर सुरक्षित कर रखने का सुझाव दिया है, और साथ ही वह विशिष्ट वर्ग को पूर्ण सत्ता प्रदान करके सामाजिक परिवर्तन को रोकने की कोशिश करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का चयन कीजिए। पहला कथन है कि चार्ल्स एडवर्ड मेरियम परंपरागत राजनीति विज्ञान को शुष्क, औपचारिक, पाशविक, बंजर, प्रेतवत और स्थैतिक मानता था। दूसरा कथन है कि बेंटले ने समूह प्रक्रियाओं की छानबीन की परंपरा डाली और कूट बनाया है कि केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, दोनों सही हैं या और दोनों असत्य हैं। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वह है कि ये दूसरा कथन केवल सही है कि बेंटले ने समूह प्रक्रियाओं की छानबीन की परंपरा डाली, यह सही है। और चार्ल्स एडवर्ड मेरियम परंपरागत राजनीति विज्ञान को शुष्क, औपचारिक, पाशविक, बंजर, प्रेतवत और स्थैतिक मानता है, यह कथन गलत है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी जो है वह सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। देखिए, चार्ल्स एडवर्ड मेरियम अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर थे। मेरियम राजनीति विज्ञान के व्यवहारवादी दृष्टिकोण के संस्थापक थे। मेरियम राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में सैद्धांतिक दृष्टिकोण के स्थान पर व्यवहारिक दृष्टिकोण के समर्थक थे, जिसके पीछे प्रमुख उद्देश्य अधिक सामंजस्यपूर्ण, लोकतांत्रिक और बहुलवादी समाज बनाना था। अतः यह कथन त्रुटिपूर्ण है। मेरियम परंपरागत राजनीति विज्ञान को शुष्क, औपचारिक, पाशविक, बंजर, प्रेतवत और स्थैतिक मानते थे, यह कथन उनका नहीं है। आर्थर बेंटले अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक और दार्शनिक थे, जिनका जो है कि ज्ञान मीमांसा, तर्कशास्त्र, भाषा विज्ञान के क्षेत्र में अहम योगदान है। बेंटले ने समूह प्रक्रियाओं की छानबीन की परंपरा डाली। तो इस तरह से दूसरा कथन जो है कि सत्य है और पहला जो है कि असत्य है। अब क्वेश्चन नंबर 100वां और आज के सेशन का जो है कि आखिरी सवाल है। देखिए, जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे, तब तक राज्यों को उनकी बुराइयों से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। यह कथन किसका है? प्लेटो, अरस्तु, सेबाइन, डनिंग। तो यह कथन है साथियों प्लेटो का। प्लेटो जो है कि दार्शनिक राजा पर जोर देते हुए ये बातें कहता है। देखिए, व्याख्या देख लीजिए। प्लेटो के अनुसार न्याय की प्राप्ति के लिए यह नितांत आवश्यक है कि राज्य की शासन व्यवस्था विवेकशील, निस्वार्थी और कर्तव्य परायण व्यक्तियों के हाथों में हो। इन गुणों से युक्त व्यक्ति समूह को ही प्लेटो दार्शनिक शासक की संज्ञा प्रदान करता है। इसी संदर्भ में वह कहता है कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे, तब तक राज्य को उनकी बुराइयों से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। तो चलिए साथियों, आज के सेशन में इतना ही रहने देते हैं। अब अगला जो है कि सेशन जो होगा उसमें 101वें नंबर के सवाल से लेकर के हम आगे के सवालों को जो राजनीति विज्ञान के विषय, क्षेत्र और परिभाषा नामक चैप्टर से उसको कंटिन्यू करेंगे। और इसमें लगभग 230 सवाल हैं इस चैप्टर में पूरे, तो 4-5 वीडियो में हम इसको कवर करा देंगे। अगर आप लोगों को मेरा ये पहल अच्छा लग रहा हो तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों यारों के बीच शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। और जो भी आप लोगों के और कोई नई रिक्वायरमेंट है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए। चलिए, धन्यवाद।